हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम 2 की लेक्चर सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। इकोनॉमिक सर्वे हमें हेल्प करता है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, कोई बैंक एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी, नाबार्ड एग्ज़ाम हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, तो उसको क्रैक करने में हमें हेल्प करता है। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का वॉल्यूम सेकंड जो है वो बेसिकली बहुत सारे डाटा को कवर करके रखता है और ये जो डाटा है ये हमें हेल्प करता है यूपीएससी एग्ज़ाम के मेंस के लिए स्पेशली, और साथ के साथ प्री के लिए भी और आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी के लिए भी। तो इकोनॉमिक सर्वे की ये जो सीरीज़ है ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है फॉर आरबीआई ग्रेड बी के लिए और यूपीएससी मेंस के लिए। तो आपको आपके ड्रीम की ओर लेके चलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर जो सेकंड है वो कंसिस्ट करता है फिजिकल डेवलपमेंट्स को। तो हम जो है बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम जो सेकंड है उसके चैप्टर फर्स्ट को जो है लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो है वो जो है कंसिस्ट करता है कि चैप्टर नंबर, इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर्स के जो ओवरव्यू है वो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम सारे चैप्टर को डिटेल्ड में स्टडी कर लेंगे और उसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। तो अभी हम चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो बेसिकली बताता है कि इंडिया के अंदर कैसे कैसे फिस्कल डेवलपमेंट हुए हैं 2019 और 20 में। तो ये बात करता है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट के बारे में। तो जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है वो ये बताती है कि हाँ, इंडिया के लिए 2019-20 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो कितना है, वो है 3.3% ऑफ जीडीपी, और वही टारगेट 2020-21 के लिए है 3% ऑफ जीडीपी, और वही टारगेट 2021 और 2022 के लिए भी सेम है एज कंपेयर टू 2020 एंड 21। तो यानी 3% 2020-21 के लिए भी एस्टिमेट किया गया है और 21-22 के लिए भी 3% जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है उसको एस्टिमेट किया है। तो अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये जो फिगर है इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारी फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट के फिस्कल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं हमारे फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेब्ट। तो जो हमारे पास जो फिस्कल डेफिसिट है तो वो हमारी जो है वो ग्रीन लाइन से शो हो रहा है, जो कि ये बता रही है कि 2019-20 के जब हम बजटरी एस्टिमेट की बात करते हैं तो एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं कि इस टाइम जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारी जीडीपी का 3.3% रहेगा। और अगर हम 20-21 की बात करें तो वही फिस्कल डेवलपमेंट जो है वो 3% ऑफ जीडीपी रहेगा, और 2021 से 2022 की बात करें तो वो जो फिस्कल डेवलपमेंट का टारगेट रखा गया है वो है 3%। अगर हम रिवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो रिवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट 2019-20 के लिए रखा गया है वो रखा गया है 2.3% ऑफ जीडीपी, और अगर 2020-21 के लिए बात करें तो वो है 1.9% ऑफ जीडीपी, और 21-22 के लिए बात करें तो वो है 1.7% ऑफ जीडीपी। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की तो 2019-20 के लिए उसको एस्टिमेट किया गया है 0.2% ऑफ जीडीपी, और 2020-21 के बाद टारगेट है कि उसको हम ख़त्म करके ज़ीरो पे ले आएं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के डेब्ट की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 2018-19 से लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेब्ट है वो जो है एज़ कम्पेयर टू आवर जीडीपी उसकी परसेंटेज कम होती जा रही है, और 19-20 के लिए जो बजटरी एस्टिमेट है वो है 48% ऑफ जीडीपी, और वहीं 20-21 के लिए जो बजटरी एस्टिमेट है वो है 46.2% ऑफ जीडीपी, और 21-22 के लिए जो है वो है 44.4% ऑफ जीडीपी। ये एस्टिमेट लगाया गया है। तो अगर ये जो हमने सारे देखे हैं फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तो ये क्या होता है। अगर हम रिवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रिवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, जितना टोटल हमारा रिवेन्यू रिसीट हुई है और जितना
जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है रेवेन्यू का उसको हम इसमें लेके चलते हैं। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसीट माइनस कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्या, फिस्कल डेफिशिएट। यानी अगर जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा रेवेन्यू रिसीट से तो हम जो है वो डेफिशिएट की स्टेज में पहुंच जाएंगे। और ये जो फिस्कल डेफिशिएट है वो क्या बताता है, वो बताता है जितना टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेवेन्यू का हो कैपिटल का हो, दोनों का एक्सपेंडिचर माइनस जितनी टोटल रिसीट है वो जो है हमारा फिस्कल डेफिशिएट कहलाता है। अगर देखो, अगर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसीट से हमारा ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमारी प्राप्तियां जो है वो कम हो रही हैं और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या है, मार्केट से उनको बोरो करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल हो सके। तो वही जो मार्केट बोरोइंग होती है वही हमारी फिस्कल डेफिशिएट कहलाती है। तो मार्केट बोरोइंग में हमारे पास क्या क्या बोरोइंग्स हो सकती हैं, यानी मार्केट में हम कहाँ से बोरो कर सकते हैं। हम मार्केट में हमारी डोमेस्टिक मार्केट से भी बोरो कर सकते हैं, जिसको हम नेट बोरोइंग एट होम कह सकते हैं, या हम आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, या हम अब्रोड से बोरो कर सकते हैं। तो जो हमारा मार्केट बोरोइंग है वही हमारा फिस्कल डेफिशिएट है। और अगर हम प्राइमरी डेफिशिएट की बात करें तो जो फिस्कल डेफिशिएट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं प्रीवियस ईयर की तो वो हमारा प्राइमरी डेफिशिएट कहलाता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जब वो लोन लेती है मार्केट से तो उस लोन की इंटरेस्ट पेमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी पड़ती है। और जब अगर हम फिस्कल डेफिशिएट में से वो इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट घटा देते हैं तो वो जो है हमारा जो है वो हमारा क्या बन जाता है, प्राइमरी डेफिशिएट बन जाता है। अच्छा, जब हम फिस्कल डेफिशिएट की बात करते हैं तो जो फिस्कल डेफिशिएट है यानी वो क्या कंसिस्ट करता है, वो गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग को बताता है जिसकी में कि उनकी इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूड होती है। और जब उसी इंटरेस्ट पेमेंट को हम माइनस कर देते हैं मार्केट बोरोइंग से तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्राइमरी डेफिशिएट कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है कहाँ कहाँ से फिनेंस आता है, कहाँ उनके जो है डेफिशिएट कितना है, यानी उनका रेवेन्यू डेफिशिएट कितना है, वो तो हमारा जो पीछे हमने लास्ट देखा तो वो सारे इंडिकेटर्स थे। अगर अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हम क्या देखते हैं, हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी डेफिशिएट है वो भी हम देख सकते हैं कि 16-17 से जो प्राइमरी डेफिशिएट जो ग्रीन लाइन से शो रहा है वो हमारा लगातार कम होता जा रहा है। और जो रिवेन्यू डेफिशिएट है और रिवेन्यू डेफिशिएट एज कंपेयर टू फिस्कल डेफिशिएट, तो हम देख सकते हैं कि रिवेन्यू डेफिशिएट भी जो है हमारा ऑलमोस्ट जो है 17-18 में जहां 0.8% था वहीं 18-19 में 0.7% और 19-20 के बजटरी एस्टिमेट में भी ये 0.7% ऑफ जीडीपी रहने की उम्मीद है। अगर हम इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशिएट की बात करते हैं तो 2016-17 तक जहां वो 14-15 से 16-17 तक जहां रिवेन्यू डेफिशिएट इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशिएट जो है वो कम होता जा रहा है, वहीं 2016-17 के बाद वो बढ़ता चला गया और 17-18 के बाद उसमें एक डिक्लाइन हुआ है, लेकिन बहुत ही कम डिक्लाइन हुआ है। तो अगर इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशिएट की बात करें, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है, जब हम रिवेन्यू डेफिशिएट्स में से जो ग्रांट हम देते हैं, सेंटर जो ग्रांट देता स्टेट्स को, यूटीज को जो ग्रांट देता है, जो स्पेशली वो अपनी कैपिटल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर हम रिवेन्यू डेफिशिएट्स में थे वो ग्रांट घटा देते हैं जो सेंटर स्टेट्स को या यूटीज को प्रोवाइड कराता है, तो वो जो है वो हमारा इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशिएट कहलाता है। तो जो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशिएट का जो कंसेप्ट है वो रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था, जो कमेटी बनाई गई थी पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पे, और ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट 2011-12 में। तो अगर हम ये बात करते हैं तो जो रेशो है यहाँ पर रिवेन्यू डेफिशिएट और फिस्कल डेफिशिएट की जो रेशो है वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि गवर्नमेंट ने कितनी मार्केट से बोरो किया है अपने करंट एक्सपेंडिचर को फिनांस करने के लिए।
ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो 2014-15 में फिस्कल डेफिसिट हमारा 4.1% ऑफ जीडीपी था, वही फिस्कल डेफिसिट जो है 2019-20 के बजटरी एस्टीमेट के अनुसार 3.3% ऑफ जीडीपी है, जिसकी टोटल वैल्यू अगर हम रुपीस में काउंट करते हैं तो वो है 7,03,760 करोड़ रुपीस का जो है हमारा वो फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है। अगर हम इन्हीं सेंट्रल गवर्नमेंट के फिस्कल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं? रिवेन्यू रिसीट, ग्रोस टैक्स रिवेन्यू, नेट टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट। तो ये सारे जो है हमारे पास जो है फिस्कल पैरामीटर होते हैं। तो अगर हम बात करें तो 2019-20 के बजटरी एस्टिमेट क्या कहता है कि जो हमारी रिवेन्यू रिसीट है वो कितना है? वो है 19.63 लाख करोड़, और अगर उसको हम जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखें तो वही है 9.3%। और जब उसको हम 2014-15 से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगातार रिवेन्यू रिसीट है वो हमारी क्या है, वो हमारी बढ़ रही थी 2016-17 तक। उसके बाद 17-18 में वो जो है कम हो गई, और उसके बाद 19-20 में एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वो फिर से जो हमारी रिवेन्यू रिसीट ज़्यादा हो जाएंगी। अगर हम बात करें ग्रोस टैक्स रिवेन्यू की या नेट टैक्स रिवेन्यू की, तो ग्रोस टैक्स रिवेन्यू जो है वो बजटरी एस्टीमेट्स में हमारा कितना रहेगा, वो लेके आया गया है बजटरी एस्टीमेट में कि वो रहेगा 24.61 लाख करोड़, यानी इतना हमारा टैक्स रिवेन्यू रहेगा गवर्नमेंट का, जो कि हमारी जीडीपी का 11.7% है। अगर हम नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात करें तो वो हमारी जीडीपी का कितना है, वो जो हमारी जीडीपी का है 1.5% ऑफ जीडीपी। यानी जो हमारा नेट टैक्स रिवेन्यू है वो भी हमारा रिवेन्यू, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं 17-18 के बाद से 18-19 में वो घटा है, और 19-20 में वो फिर से हमारा जो है बढ़कर 7.8% हो गया है। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो कितना है, वो हमारा है 27.86 लाख करोड़। यानी रिवेन्यू रिसीट से जो है हमारा जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कितना है 24.48 लाख करोड़, वो भी रिवेन्यू रिसीट से ज़्यादा है। यानी हम जो है डेफिशिएट की सिचुएशन में है। और कोई भी कंट्री जो है वो बेसिकली नॉर्मली जो है डेफिसिट की सिचुएशन में होती है, क्योंकि उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, अपनी जो उनकी जनता है उनके वेलफेयर के लिए उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो एक्सपेंडिचर है वो रिसीट से ज़्यादा हो जाता है, और उसी की भरपाई करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मार्केट से बोरो करती है, जो कि डेफिशिएट के रूप में शो होता है। तो अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, अब जो फिस्कल इंडिकेटर्स की हमने बात कर ली कौन कौन से होते हैं, अब उस फिस्कल इंडिकेटर्स की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, परसेंटेज में चेक करें, तो हम देख सकते हैं कि जो रिवेन्यू रिसीट है उसको एस्टिमेट किया गया है वो कितना है, वो है जी हमारे जो है वो है 26.4%। वहीं जब हम टैक्स रिवेन्यू की बात करते हैं तो 18.3%, और नेट टैक्स रिवेन्यू की बात करते हैं तो 25.3%। अब देखो ग्रोस टैक्स रिवेन्यू और नेट टैक्स रिवेन्यू में क्या फ़र्क होता है। जो ग्रोस टैक्स रिवेन्यू है वो तो क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट की टोटल टैक्स कलेक्शन होती है, इधर चाहे वो हमारी जो है डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू से होती हो या हमारी इनडायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू से होती है। तो जो हमारी टोटल जो टैक्स रिवेन्यू होता है तो वो हमारा कहलाता है ग्रोस टैक्स रिवेन्यू। और जब हम बात करते हैं नेट टैक्स रिवेन्यू की, तो जब हम ग्रोस टैक्स रिवेन्यू में से जो हम स्टेट का रिवेन्यू शेयर है, जब यानी सेंटर जो है जब स्टेट्स का जो रिवेन्यू शेयर है वो स्टेट्स को दे देती है, और उसके बाद जो सेंटर के पास जो पैसा बचता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नेट टैक्स रिवेन्यू। अगर हम रिसीट में ट्रेंड की बात करें तो रिसीट देखो गवर्नमेंट को दो तरीके से होती है, एक होती है डेब्ट रिसीट और दूसरी होती है नॉन डेब्ट रिसीट। तो जब नॉन डेब्ट रिसीट की बात करते हैं, यानी ऐसी रिसीट जिस पर कि गवर्नमेंट को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, तो वो हमारी नॉन डेब्ट रिसीट कहलाती हैं। जो कि कौन कौन सी होती हैं, जैसे हम जो टैक्स से लेके चलते हैं, टैक्स से जो हमें रिवेन्यू होता है, ये चाहे उसमें हम डायरेक्ट टैक्स लगा के चले, चाहे हम इनडायरेक्ट टैक्स लगा के चले, या
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो अपनी पीएसयूज में सीपीएससीज में जो की स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो वहाँ से जो हमें रिसीट होती है, या हमने कोई लोन दिया है तो उस लोन की हम रिकवरी कर रहे हैं, हमें वहाँ से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो हमारा नॉन डेप्ट रिसीट में आता है। और जब हम डेप्ट रिसीट की बात करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है कि ऐसी रिसीट जिसपे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो कौन सी रिसीट होती है? जैसे हम मार्केट से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है तो उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो उनको इंटरेस्ट जो है देना पड़ता है। तो यही सारा हमारा कहलाता है डेप्ट रिसीट। तो जब हम अगर 2019-20 के जब हम टारगेट की बात करते हैं, बजट के टारगेट की बात करते हैं, तो हमारे बजट में ये टारगेट रखा गया कि जो हम नॉन डेप्ट रिसीट हैं उनको हम बढ़ाएंगे। कि अगर हम इस टेबल में देखें तो जो नॉन डेप्ट रिसीट है उसका टारगेट कितना है? बजटरी एस्टिमेट का 25% रखा गया है, जो कि पिछले सारे टारगेट से ज़्यादा है। यानी गवर्नमेंट का मकसद है कि वो नॉन डेप्ट रिसीट जो है वो बढ़ाए, ताकि जो हमारा उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और नॉन डेप्ट रिसीट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जो टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन है और या जो टैक्स से अलावा दूसरी रिवेन्यू कलेक्शंस हैं उन सबको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि जो ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू है, जो कि मैंने बताया कि टैक्स वो जो कंसिस्ट करता है सारे टैक्सेस को, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो उसमें की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स का शेयर है वो है 54%, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर है वो कितना है? वो है 46%। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस है, वो जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें दो टैक्सेस जो है वो कवर होते हैं। एक जो होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स कवर होता है, और दूसरा हमारा जो है वो इनकम टैक्स है। अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो ज़्यादा शेयर किसका है? ज़्यादा शेयर कॉर्पोरेट टैक्स का है, जो कि 31% है। और जो हमारे इनकम पे जो टैक्स लगता है वो कितना है? वो है 23% ऑफ जीडीपी। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो उसमें जो शेयर सबसे ज़्यादा है वो है जीएसटी, यानी 27% जीएसटी है। और उसके बाद जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगती है वो है 12%। और अगर हम बात करें जो हमारे कस्टम टैक्स है वो लगता है 6%। और अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिवाइड ना करके ओवरऑल देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे जो ज़्यादा टैक्स हमें कलेक्ट होता है वो कॉर्पोरेट से होता है, सेकंड पोजीशन पे जीएसटी, और थर्ड पोजीशन पे जो है हमें जो टैक्स ऑन इनकम हमारा लगता है वो होता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा एस्टिमेट लगाया गया है इस बार के बजट में वो ये कहता है कि जो ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू है वो कितना होगा हमारे पास? वो 24.61 लाख करोड़ होगा, जो कि जीडीपी का 11.7% है। और उसमें अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो उसका एस्टिमेट लगाया गया है कि डायरेक्ट टैक्स जीडीपी का कितना परसेंट होगा? 6.3%। यानी जो हमारे डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन जो है वो बढ़ रही है। और जो ये डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है, ये जो है क्यों बढ़ रही है, इसके क्या रीजन है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया गया है, उनका जो टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स है उसकी विंडो को जो है बढ़ा दिया गया है। साथ के साथ ऐसे मेजर्स लेके आए गए हैं ताकि जो टैक्स पेयर है वो इफेक्टिवली अपना टैक्स पे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सिंगल विंडो से अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि टैक्सेस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर 2015-16 से, क्योंकि ये डाटा कंपेयर किया गया है 2019-20 तक, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका शेयर जो है एज कंपेयर टू जीडीपी वो जो है ऑलमोस्ट लगातार बढ़ रहा है। तो हम अगर 16-17 से बात करते हैं, उसके बाद 17-18 में रहा 3.3% ऑफ जीडीपी, और 19-20 के बजटरी एस्टिमेट में वो 3.6% ऑफ जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह जो हमारा टैक्स ऑन इनकम है वो भी हमारा क्या है, वो हमारा जो है 17-18 के बाद 18-19 में थोड़ा सा कम हुआ है, और 19-20 में फिर से वो बढ़कर 2.7% ऑफ जीडीपी हो गया है। और हम देख सकते हैं कि जो जीएसटी 17-18 के बाद से जो आना शुरू हुआ है वो उसका शेयर भी एज कंपेयर टू जीडीपी लगातार बढ़ता जा रहा है, और 2019-20 में उसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वो हमारी जीडीपी का 3.1% हमारी जीडीपी का है।
ठीक है। अगर हम देखें तो जैसे जो हमारा टैक्स की कलेक्शन बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमारा टैक्स बेस जो है वाइड हो गया है। और टैक्स बेस क्यों वाइड हो गया है? क्योंकि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसको हमने हटा के एक हम जीएसटी का रिजीम लेके आए हैं और उसी से जो है इनडायरेक्ट टैक्स फाइल करने वालों की जो संख्या है, नंबर्स है, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे कि हमारे ओवरऑल टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़्यादा हुई है। अगर हम बात करें 2019-20 में नवंबर तक की, तो जो नेट टैक्स रिवेन्यू आया है सेंटर को वो आया है 7.51 लाख करोड़, जो कि हमारे बजटरी एस्टिमेट में कितना परसेंट है? 45.5% जो है, यानी जितना हमने बजटरी एस्टिमेट लगाया है उसका 45.5% जो है वो नेट टैक्स रिवेन्यू आता है सेंटर को। अगर हम नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात करें तो उसमें क्या क्या आते हैं? नॉन टैक्स रिवेन्यू कौन कौन से हो सकते हैं? अभी तो टैक्स रिवेन्यू हो गया हमारा, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। दूसरा तो जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू का जरिया है वो नॉन टैक्स रिवेन्यू है। उसमें क्या क्या आ सकता है? उसमें आ सकता है कि जो इंटरेस्ट रिसीट हो रहा है, जो हम स्टेट या यूटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लोन देती है तो उस पर जो इंटरेस्ट रिसीट हो रहा है वो हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू है। या जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनमें से जो डिविडेंड या प्रॉफिट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू है। या आरबीआई जो अपने शेयर्स आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो उनका हिस्सा ट्रांसफर करती है वो जो है हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू में आता है। या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई सर्विस अगर कहीं प्रोवाइड कराती है और उस पर हमें कोई रिवेन्यू होता है, रिसीट होती है, तो वो भी नॉन टैक्स रिवेन्यू में कैलकुलेट होता है। या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटर्नल ग्रांट कोई प्रोवाइड कराती है तो वो भी हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है। तो अगर हम नॉन टैक्स रिवेन्यू के बजट 2019-20 की इसमें बात करें तो वो है 3.13 लाख करोड़ रुपए का, जो कि हमारी जीडीपी का 1.5% है, जो कि 2018-19 के जो हमारा जो एस्टिमेट लगाया गया था उससे 0.3% ज़्यादा है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें नॉन टैक्स रिवेन्यू में तो हम इस टेबल में देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रिसीट है वो कितना एस्टिमेट लगाया गया है? वो लगाया 0.14 लाख करोड़ रुपए का। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का प्रॉफिट है, गवर्नमेंट को जो नॉन टैक्स रिवेन्यू से सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन हुई है वो कहाँ हुई है? वो हुई है डिविडेंड एंड प्रॉफिट पे, जो कि 1.64 लाख करोड़ है। और दूसरी हुई है हमारी अदर्स पे, जो कि 1.35 लाख करोड़ है। और सबसे कम हिस्सा जो है वो है एक्सटर्नल ग्रांट्स का। तो अगर हम जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट की हम बात कर रहे हैं, अब देखो जो हमारी दो टाइप के थे, एक रिवेन्यू रिसीट थी, दूसरा कैपिटल रिसीट थी। अब कैपिटल रिसीट में भी दो टाइप की हो सकते हैं, एक डेप्ट वाली और एक नॉन डेप्ट वाली। तो नॉन डेप्ट में क्या क्या होगा? सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने रिकवरी लोन्स दिए हैं उनकी जो रिकवरी से हमें रिसीट मिलती है वो कैपिटल रिसीट कहलाती हैं। या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस अपनाती है उससे जो हमें रिसीट मिलती हैं वो भी हमारी जो है क्या कहलाती है? नॉन डेप्ट रिसीट कहलाती हैं। तो देखो जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो नॉन डेप्ट रिसीट बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जब हम देखें तो जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट है हमारी गवर्नमेंट की, तो हम देख सकते हैं कि 14-15 से 16-17 तक वो हमारी जो है कम हुई है। उसके बाद 17-18 में जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट है वो हमारी बढ़ी है। लेकिन 17-18 के बाद से हम देख सकते हैं कि जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट का जो शेयर है वो हमारा लगातार कम होता जा रहा है। और अगर हम नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात करें तो नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है 16-17 तक हमारा लगातार बढ़ा है और 17-18 के बाद से, यानी 16-17 के बाद से वो हमारा कम हुआ है। लेकिन 19-20 के बजटरी एस्टिमेट में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है वो भी हमारा जो है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ज़्यादा रहेगा। अगर हमारे नेट टैक्स रिवेन्यू की बात करें तो नेट टैक्स रिवेन्यू भी जो 16-17 से हमारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये कह रहा है कि जो हमने कैपिटल रिसीट में जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट में उसमें दो टाइप की रिसीट थी, एक थी लोन की और एडवांसेस की रिकवरी की। तो जो लोन और एडवांस रिकवरी है वो जो ग्रोथ है हमारी वो लगातार कम हुई है और वो अब अनुमान लगाया जा रहा है जो बजटरी एस्टिमेट है 2019-20 का कितना रहेगा? वो रहेगा 12.4% ऑफ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट। यानी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट में जो जितनी टोटल रिसीट है
उसका 12.4% जो है वो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस रहने की उम्मीद है। और दूसरा जो शेयर है, यानी सबसे ज़्यादा शेयर जो माना जा रहा है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट में, वो माना जा रहा है डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट का। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपने जो शेयर्स, अपनी इक्विटी है, उसको जब बेच देती है तो उससे जो पैसा आता है वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2019-20 के लिए कितना टारगेट है, वो है 1.05 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट से टारगेट रखा गया है। अगर हम, ये तो सारी बात होगी अब तक हमारी रिवेन्यू की, अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर की। देखो, किसी भी कंट्री के लिए अपनी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में एलोकेट करे और जो है डेवलपमेंट करे, और साथ के साथ लेकिन वो जो डेवलपमेंट, वो जो एक्सपेंडिचर होता है वो उनके मैक्रो इकोनॉमिकल जो गोल्स हैं उनके अंदर ही रहना चाहिए। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टैक्स की जीडीपी से रेशो है, अगर उसको हम वर्ल्ड में कंपेयर करते हैं तो हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है। और जीडीपी रेशो, अगर टैक्स की रेशो कम है यानी टैक्स का कलेक्शन इंडिया में जो है कम होता है, तो यानी पैसा गवर्नमेंट के पास कम आता है, सफिशिएंट फंड नहीं होता हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, वो मार्केट से बोरो करती है। मार्केट से बोरो करेगा तो इसका मतलब क्या है, जो है फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा गवर्नमेंट पे, जो है जो फिस्कल डेफिसिट का जो है टारगेट को रखने का, जो 3% का टारगेट रखने का जो उनका मेन गोल है, उसका जो है उन पे प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें ओवरऑल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की, तो हम पिछले कुछ सालों में देखें तो ये पता चलता है कि जो डिफेंस सर्विसेज हैं उसका जो एक्सपेंडिचर है, या सैलरी में, पेंशन में, इंटरेस्ट पे करने में या सब्सिडी में ही जो है हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है, मोर देन 60% जो है ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। तो अगर हम बात करें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो वो जो है हमारा कितना टारगेट रखा गया 19-20 में, वो रखा गया है 24.48 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया है। और उनमें से जो है किसमें इंटरेस्ट पेमेंट में कितना है 13.4%, और जो है सब्सिडी यानी जो मेजर पोर्शन है वो हमारा सब्सिडी पे खर्च हो जाता है, और डिफेंस पे है 3.0%, 3 लाख करोड़, और जो सब्सिडी पे है वो है 53.1 लाख करोड़, और इंटरेस्ट पेमेंट पे 13.4 लाख करोड़, इतना हम जो है खर्च कर देते हैं। अगर हम बात करें, ये टोटल एक्सपेंडिचर का कितना हो गया 60%। अगर जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, अब वो टोटल ओवरऑल मिला के कितना हुआ, वो हुआ है 27.86 लाख करोड़। और हम देख सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो भी दो तरीके का होता है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो बजाय कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इंडिया की, तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारा 24.48 लाख करोड़ है, और वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो जस्ट 3.39 लाख करोड़ है। यानी हम बहुत सारा पैसा जो हम खर्च कर देते हैं किस चीज़ में, सब्सिडी प्रोवाइड कराने में, इंटरेस्ट पेमेंट, लोन प्रोवाइड कराने में हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं बजाय कि उसको इन्वेस्टमेंट करने पर। तो जो हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारी जीडीपी का 11.6% है, वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हम करते हैं 1.6% ऑफ जीडीपी हम करते हैं। तो अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या कंसिस्ट होता है। जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में मतलब वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमें कोई एसेट जनरेट नहीं होती, जिससे यानी कि हम अगर सैलरी देते हैं तो उससे हमें कोई एसेट मिलती है, नहीं मिलती, वो तो गवर्नमेंट की ओब्लिगेशंस होती हैं, या कोई वेजेस देते हैं, या पेंशन देते हैं, या सब्सिडी देते हैं, तो ये सारा आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे हमें इन फ्यूचर जो है हमारी एसेट जनरेट होती है। तो अगर हम एक कंपनी का एग्जांपल लें, और कंपनी के एग्जांपल में अगर हम उसके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बात करें, तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक कंपनी के लिए क्या हो सकता है कि वो कंपनी में जो है सारी मशीनरी खरीद रहा है, यानी उसकी ग्रोथ के लिए वो खर्च कर रहा है। और अगर वो सैलरी दे रहा है या दूसरे वेजेस दे रहा है, पेंशन दे रहा है, तो वो सारा उसका हो गया हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो हमारे जो
शेयर की बात करें अब हम, तो हमने क्या देखा है अभी पीछे, हमने ये देखा है कि जो हमारे डिफेंस सेक्टर है या हमारी जो इंटरेस्ट पे हो रही हैं, सब्सिडी हो रही हैं, वो एक्सपेंडिचर का 60% शेयर जो है वो कवर करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें भी जो 40% शेयर जो है वो हमारा किस में चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में और सब्सिडी पे करने में ही चला जाता है। अगर हम डिफेंस सर्विसेज के दूसरे उसके बाद के अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी हम ज़्यादा खर्च कहाँ कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर रहे हैं, या मेट्रो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, रोड रेलवे को हम कंस्ट्रक्ट करने पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये बात करता है शेयर ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो देखो हम देख सकते हैं कि जो 2014-15 के बाद हमारा जो ब्लू लाइन है वो क्या शो कर रही है, वो हमारा शो कर रही है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारा जो है घटा है 2015-16 से 14-15 से 15-16 तक, और 16-17 तक भी वो ऑलमोस्ट घटा। लेकिन उसके बाद 16-17 से 17-18 में हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एकदम से ज़्यादा हो गया, यानी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पे करने वाले सब्सिडीज वाली जो ओब्लिगेशंस हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। उसके बाद 18-19 से 17-18 से 18-19 की अगर हम बात करते हैं तो कम हुआ शेयर। लेकिन 18-19 के बाद अगर हम बात करें तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का शेयर बढ़ा है, वहीं जब इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो जो है 16-17 के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है हमारी कमी आई है एज कंपेयर टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 17-18 के बाद ये बढ़ा है, लेकिन 18-19 के बाद ये फिर से कम होता जा रहा है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। अब देखो दो तरीके की स्पेंडिंग होती है, एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बजट में जो प्रोवाइड कराती है, बजट एस्टिमेट्स लगाती है, वो स्पेंडिंग्स होती हैं। दूसरी होती हैं जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से जो स्पेंडिंग कहलाती है। अब देखो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से जो स्पेंडिंग्स होती हैं, तो जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स होते हैं वो क्या होती है, वो ऐसी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा जो है ली जाती हैं, यानी जो पीएसयूज हैं उसको मार्केट से उठाती हैं, वो पैसा लेके आती हैं, और उस पैसे की जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ता है वो कौन पे करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है। तो हम बात करें तो जो 16-17 से जब 18-19 को हम कंपेयर करते हैं, इन 3 सालों के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा बोरोइंग है वो हमारी कितनी बढ़ गई है, वो 88,454 करोड़ रुपए बढ़ गई है। और इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी बढ़ी है इसमें एस्टिमेट लगाया जा रहा है 2019-20 में बजटरी एस्टिमेट कितना है इसका एक्स्ट्रा बोरोइंग का, वो है 57,004 करोड़, यानी हम 2019-20 में एक्स्ट्रा बजट से प्रोविजन किया गया है जो कि जीडीपी का 0.27% है। अच्छा, एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जो एक्स्ट्रा बोरोइंग हम करते हैं, बजट से अलावा जो बोरोइंग करते हैं, वो हमारी फिस्कल डेफिसिट में कैलकुलेट नहीं होती, लेकिन वो हमारी जो है गवर्नमेंट के डेप्ट में कैलकुलेट होती है। यानी जो गवर्नमेंट का डेप्ट जब हम देखते हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट का डेप्ट कितना है, तो उसमें जो है वो एक्स्ट्रा बजटरी जो रिवेन्यू होते हैं या रिसीट जो होती है वो भी कंसीडर की जाती है, लेकिन फिस्कल डेवलपमेंट डेफिसिट के टारगेट में वो कंसीडर नहीं की जाती। अब अगर हम बात कर लेते, ये यहाँ तक हमने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब अगर हम बात करें ट्रांसफ़र टू स्टेट्स की, तो जब देखो जो 14th फिनेंस कमीशन आया था जो 2015 से 20 के पीरियड के लिए आया था, उसने बेसिकली क्या किया है, उसने फिजिकल फेडरलिज्म को कंट्री में स्ट्रेंथन किया है। यानी उसके क्या टारगेट थे, उसका कहना ये था कि आप जो है 42% जो है शेयर्स जो है वो स्टेट्स को ट्रांसफ़र करो। यानी जो हमें टैक्स से कलेक्शंस होती हैं, जो हमारी रिवेन्यू है सेंट्रल और स्टेट में जो डिवीज़न होता है, वो 42% जो है वो जाना चाहिए किसको, स्टेट्स को जाना चाहिए। अब स्टेट को ज़्यादा पैसा मिला, ज़्यादा ऑटोनॉमी उनके पास आई, यानी वो फंड का अपने तरीके से जैसा वो चाहते हैं बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड है स्टेट को, वो बेसिकली 3 कंपोनेंट उसमें होते हैं। पहला जो टैक्सेस में शेयर जाता है, दूसरा जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट से जाता है, और तीसरा कुछ ऐसी स्कीम होती है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें जो सेंटर का हिस्सा होता है वो जाता है, यानी 3 तरीके के
में ट्रांसफ़र जाते हैं। दूसरा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2013-14 तक क्या होता था, जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी उनका जो फंड जाता था वो भी दो तरीके से जाता था। एक तो जाता था स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में, दूसरा जाता था उन एजेंसीज को जो कि स्टेट में उस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो 14-15 के बाद यानी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को जो फंड जाता था उसको ख़त्म किया और डायरेक्टली फंड दिया गया। किसको दिया गया, वो दिया गया स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड में। तो अगर हम बात करें ट्रांसफ़र टू स्टेट की लैक्स में, तो बजटरी एस्टीमेट में ये लगाया गया कि जो टैक्सेस में शेयर है स्टेट का वो कितना है, वो है 8.09 लाख करोड़ रुपए। और साथ के साथ जब हम बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, अगर हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की अगर हम बात करें, वो उसका हिस्सा कितना है, 3.90 लाख करोड़। और टोटल ट्रांसफ़र की बात करें तो वो है 13.19 लाख करोड़ जो है हम जो है स्टेट्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी जो टोटल ट्रांसफ़र हुआ है स्टेट को जब हम कंपेयर करते हैं 14-15 से 18-19 को, तो वो कितना हुआ है, वो हमारी जीडीपी का 1.2% जो है राइज हो गया है। और जो बजट का हमारा जो अगर 19-20 के बजट की अगर हम बात करें तो उसमें ये बताता है कि जो हमारी ग्रांट्स हैं या हम लोन जो दे रहे हैं स्टेट को वो भी इंक्रीज हुआ है। कितने रुपए से इंक्रीज हुआ, वो है 73,963 करोड़ रुपए से इंक्रीज हुआ है। यानी देखो ये फिगर दिखा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्स टू स्टेट्स को क्या क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर हम शेयर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट्स को जो शेयर दे रही है जीडीपी का, वो 2019 में बजटरी एस्टिमेट कितना लगाया है, वो 3.8% है। और जो 17-18 में वही था 3.9%, 18-19 के रिवाइज एस्टिमेट में भी वो है 4%। वही फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट है वो भी ऑलमोस्ट जो है एक जैसी रही है। और साथ के साथ जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो हमारे पास कितनी रही है, 1.8%। 17-18 में, 18-19 के रिवाइज एस्टीमेट में वो लगाया गया है 2.0% उसका अनुमान। और साथ के साथ जो बजटरी एस्टीमेट है 2019-20 का, तो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका शेयर कितना रहेगा, 1.8%। अब अगर हम फिजिकल आउटकम की बात कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसने अभी तक एक स्लगिश यानी लिथार्जिक ग्रोथ ली है तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2019-20 में। यानी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो बहुत ही मतलब लिथार्जिक मतलब होता है सुस्त ग्रोथ रही है। तो अगर हम बात करें फिजिकल इस फाइनेंशियल ईयर में अब हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारे कदम उठाए हैं जिसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया है। तो अगर हम देखें कि जो अप्रैल से नवंबर 2019-20 की हम बात करते हैं तो जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट रिलीज हुई है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है वो कितना रहा है नवंबर 2019 तक, वो बजटरी एस्टीमेट का 114.8% रहा है। और अगर हम बात करें डिविडेंड एंड फंड की जो कि आरबीआई ने ट्रांसफ़र किए हैं अप्रैल नवंबर 2019 में, जब उसको हम पिछले साल के अप्रैल नवंबर 2018 से कंपेयर करते हैं तो 3 गुना रफली डिविडेंड एंड प्रॉफिट आरबीआई के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है। और साथ के साथ अगर हम देखें तो ये प्रॉफिट कितना था, जो अप्रैल नवंबर 2018 में 0.55 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड एंड प्रॉफिट था, वहीं अप्रैल नवंबर 2019 में आरबीआई से कितना ट्रांसफ़र किया गया है, 1.58 लाख करोड़ रुपीस जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं। अगर हम फिजिकल इंडिकेटर की ग्रोथ की बात कर लेते हैं नवंबर 2019 तक, तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो किस में हुई है, वो नॉन टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर हम बात करें अप्रैल नवंबर 2019-20 में, तो जो कॉरपोरेशन टैक्स है उसकी ग्रोथ हमारी नेगेटिव में रही है। यानी वहाँ की जो ग्रोथ है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल नवंबर 2018-19 तो वो हमारी कम रही है। जबकि हम रिवेन्यू रिसीट की बात करें या हम एक्सपेंडिचर्स की बात करें, वो हमारे एक्सपेंडिचर लगातार पिछले साल से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स कलेक्शन भी कम हुई है
कॉरपोरेट टैक्स तो नेगेटिव में चला गया है और ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू भी एज कंपेयर टू द लास्ट पीरियड ऑफ अप्रैल नवंबर 2018-19 वो हमारी कम रही है। अगर अब हम देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जीएसटी लेके आए हैं और जीएसटी रेट का अभी रेशनलाइज कर दिया था। इससे क्या हुआ, जो हमारा मंथली कलेक्शन थी जीएसटी की वो जो है उसने एक मार्क को क्रॉस कर दिया और वो पहुंच गई है 1 लाख करोड़, जो कि ऑलमोस्ट कितना है, 5 गुना ज़्यादा कलेक्शन हमारे पास हुई है। तो जो हमारी जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ी है। वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हमारे पास टैक्स कंप्लायंस को, टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। उसके लिए उसने क्या किया है कि देखो, उसने बिजनेस प्रोसेस के ऑटोमेशन कर दिया है। दूसरा उसने क्या किया कि जो भी आप बिल फाइल करोगे अब वो ई वे के थ्रू फाइल कर रहे हो, ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हो अपने सारे टैक्स ऑब्लिगेशंस को, आपको वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या है, जो वेरिफिकेशंस आपकी हो सकती हैं वो भी अब ऑनलाइन आपकी वेरिफिकेशन हो जाएंगी। तो ऐसे उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट का जो टारगेट था 1.05 लाख करोड़, वहाँ पर जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था वहाँ अब तक हमने कितना रेस कर लिया, वो कर लिया 0.18 लाख करोड़, जो कि हमारे बजटरी एस्टीमेट का 17.2% है। यानी 1.05 लाख करोड़ हमारा टोटल टारगेट है, उसमें से हमने 0.18 लाख करोड़ अचीव कर लिया है, यानी 17.2% हमने अचीव कर लिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो मेजर इनिशिएटिव लिए गए हैं दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट के द्वारा। कौन कौन से हमने इनिशिएटिव लिए हैं? पहला लिया है हमने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। यानी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपना जो शेयर है किसी भी कंपनी में, वो जो किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में अपने शेयर्स को कम करती है तो वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर को 50% से कम कर 51% से 50% से कम कर देती है तो जो है उसके साथ साथ वो क्या करती है, अपना मैनेजमेंट कंट्रोल भी दे देते हैं। पहले क्या होता था कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनाती थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती थी, अपना शेयर 51% तो रखती थी और यानी मैनेजमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में रखती थी। लेकिन 2015-16 के बाद 16-17 के बाद ये ट्रेंड बदला और अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपना ज़्यादातर शेयर जो है वो बेच रही है और साथ के साथ जो मैनेजमेंट कंट्रोल भी है वो भी दे रही है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी अपनी शेयर होल्डिंग कितनी 51% से वो अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर रहा है। दूसरा एक डेप्ट ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड भी लेके आया गया, जो कि इंडिया का पहला कॉरपोरेट डेप्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, सेंट्रल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, जो दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग के रूप में काम करेगा। वहीं फिर भारत बॉन्ड आया दिसंबर 2019 में, 12 दिसंबर 2019 ने, और इसको रिस्पॉन्स क्या मिला कि जो हमारी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसको रिस्पॉन्स क्या दिया, वो दिया हमारा रिस्पॉन्स, इसको ओवर सब्सक्राइब कर दिया 1.7 टाइम। तो देखो, अगर हम एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सब्सिडीज़ की बात करते हैं तो जो टोटल मेजर सब्सिडीज़ हैं वो 2019 के अप्रैल नवंबर में कितना है, 2.35 लाख करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। और इसमें फूड सब्सिडी का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है, 1.32 लाख करोड़ जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें यानी जो अप्रैल से नवंबर में जो है वो हमारा जो है 3 गुना ज़्यादा हमने किया है। अब अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के डेप्ट की बात कर ले, 84.7 लाख करोड़ जो हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, जिसमें से 90% जो है वो हमारा क्या है, पब्लिक का डेप्ट है। अगर हम बात करें डेप्ट पोजीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तो हम देख सकते हैं हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 84.68 लाख करोड़, और इसमें से एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो है 5.13 लाख करोड़ जो है, और पब्लिक डेप्ट का सबसे ज़्यादा शेयर है वो है 70.7
6 लाख करोड़ इंटरनल डेप्ट है और उसका एक्सटर्नल डेप्ट है 5.13 लाख करोड़। और जो पब्लिक डेप्ट है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला दिए गए हैं वो है 75.79 लाख करोड़ जो है और डेप्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो हम देख सकते हैं जो डेप्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो 2011-12 से वो जो है ऑलमोस्ट लगातार डिक्लाइन हुआ है। और अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो और हम बात करें हमारी लायबिलिटीज़ की, तो जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी जो है पहले 13-14 के बाद हमारी डिक्लाइन हुई है, उसके बाद 15-16 से हम देखें तो हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो की गई है। और जो हमारी लायबिलिटीज़ में भी हम फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। तो जो टोटल लायबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एज़ कम्पेयर टू द जीडीपी रेशो, तो वो हमारी क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है जब से इंडिया ने एफआरबीएम एक्ट 2003 हम लेके आए गए हैं। अगर हम स्टेट फिनेंस की इसमें हम बात कर लेते हैं तो स्टेट फिनेंस का अगर हम देखें तो वहाँ का जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न वही उनका इंटरेस्ट पेमेंट और पेंशन्स है। तो आरबीआई की एक स्टडी हुई थी स्टेट फाइनेंस एट्रीब्यूट पे, जो कि ये बताती थी कि पिछले 4 से 5 साल के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कम खर्च किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कम खर्च किया है तो इसका मतलब वहाँ पर एडवर्स इफेक्ट हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पेस पे और क्वालिटी पे। यानी उनका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी उनकी पेंशन्स की होगी या वो सब्सिडी जो दे रहे हैं या लोन वेवर वो देते रहते हैं, तो उससे उनकी जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए उनके पास जो है वो कम पैसे बच पा रहे हैं। तो अगर हम फिजिकल इंडिकेटर ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो वो भी कौन कौन से होते हैं, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम देख सकते हैं वो एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स वो कितना है, कम हुआ है। 7.3 लाख करोड़ ही जो है वो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, वहीं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 9.4 लाख करोड़ हमारा जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर हम बात करें अब डेप्ट की, डेप्ट टू जीडीपी रेशो फॉर स्टेट की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो वो डेप्ट टू जीडीपी रेशो है 2014 से 15 पर वो हमारे पास जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस फिगर में हम ये देखो, इस फिगर में अगर हम 2014-15 से बात करें तो जो डेप्ट टू जीडीपी रेशो थी वो 22% थी, अब वो लगातार बढ़कर वो कितनी हो गई है हमारे 2019-20 के एस्टिमेट में 24.9% ऑफ जीडीपी हमारे पास हो गई है। और इसका मेन रीज़न क्या है, वही फार्मर्स को वो लोन देते रहते हैं जो, या फिर वो कोई पे कमीशन, कोई अवार्ड्स वगैरह के लिए प्रोवाइड कराते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो उन सारों पे जो है वो हमारे पास उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है और उनका जो है डेप्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम रिवेन्यू रिसीट की बात कर लेते हैं इस फिगर में स्टेट की, तो हम देख सकते हैं जो टैक्स रिवेन्यू है स्टेट में वो उनकी लगातार कलेक्शन जो है वो बढ़ी है, जो कि एक बेहतर अच्छी बात है हमारे पास। और जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जो है वो भी हमारा लगातार बढ़ा है, स्पेशली आफ्टर 14th फाइनेंस कमीशन के बाद। तो अगर हम नेट बोरोइंग की बात कर लेते हैं स्टेट के, हम नेट बोरोइंग की बात करें तो वो हमारी नेट बोरोइंग कितनी है, वो है 6,11,186 करोड़। ठीक है, जो कि जो फिजिकल डेवलपमेंट का टारगेट है 3% ऑफ स्टेट जीडीपी की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो है वो उसकी तरफ थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब अगर जो 14th फाइनेंस कमीशन आया था उसने क्या कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट स्टेट के लिए है तो वो 16-17 से लेकर 19-20 के पीरियड तक उसमें जो है उनको छूट देनी चाहिए। कितने परसेंट की, मैक्सिमम 0.5% की, कितने से जो 3% का जो हमारा टारगेट रखा गया है उससे जो है 5% की उन्हें छूट देनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। और इसके लिए ताकि जो स्टेट जो है वो अपनी डेप्ट टू जीडीपी रेशो को 25% के अंदर और इंटरेस्ट पेमेंट को जो टोटल रिसीट के 10% के अंदर उसको रख सकें। अगर हम ये, अब हमने बात कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग और स्टेट गवर्नमेंट की अलग, अब हम बात करेंगे जनरल गवर्नमेंट की फिनेंस की। तो जनरल गवर्नमेंट का मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट ही शामिल होती हैं।
तो अगर हम देखें फिस्कल कंसोलिडेशन की या फिस्कल डेफिसिट की, जब हम इसमें बात करते हैं सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट का, तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी मजबूत हो रहे हैं हम फिस्कली। और इसका रीज़न क्या है कि जो फिस्कल डेफिसिट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो लगातार घट रहा है, और जो कि 2018-19 के रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार 6.2% है जीडीपी का। वहीं 2019-20 के बजटरी एस्टीमेट के अनुसार वो कितना है, 5.9% ऑफ जीडीपी। अब अगर हम इस फिगर में ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं। देखो जनरल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है, ये देखो 6.9% था 2016-17 में, उसके बाद ये कम हुआ 5.8% 17-18 में, अब रिवाइज्ड एस्टीमेट में हो गया 6.2% और बजटरी एस्टीमेट में फिर से कम होकर 5.9% एस्टीमेट लगाया गया है। अगर हम बात करें हमारी लाइबिलिटीज़ की जनरल गवर्नमेंट की, वो लाइबिलिटीज़ जो है वो लगातार बढ़ी हैं। अब अगर हम उसकी बात कर लेते हैं इसकी रिवेन्यू डेफिसिट की, तो जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो भी 17-18 के बाद से जो है वो कम हुआ है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मेनली क्या है कि अगर हम अपनी रिसीट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेनली फोकस करना पड़ेगा हमारे टैक्स कलेक्शन पे, चाहे वो टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट हो या फिर डायरेक्ट हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ताकि जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस जो हैं या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उनकी कलेक्शन को हम बढ़ा सके। तो उसके लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी है जिसके लिए रेट असाइन कर दिए गए हैं 0, 2.5%, 5%, 7.5% के। दूसरा ये जीएसटी लेके आए गए हैं ताकि बहुत सारे जो टैक्स हैं वो ख़त्म किए जा सके और एक टैक्स जो लेके आया जा सके जिससे जो हमारा टैक्स बेस है उसको वाइड किया जा सके। फिर एक स्कीम आई 2019 में, सबका विश्वास स्कीम, लेगेसी डिस्प्यूट सेटलमेंट, यानी ये किसके लिए है, जितने जो भी सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए ये स्कीम आई थी। फिर आया क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब डायरेक्ट टैक्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिडक्शन कॉरपोरेशन टैक्स को रिड्यूस कर दिया। जो पहले हमारा 30% था कॉरपोरेट टैक्स, वही अब घटाकर कितना कर दिया गया है, 25%। किन के लिए, उनकी कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में। साथ के साथ जो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे प्रोविज़न किए गए, डिजिटल पेमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है ताकि जो है हमारा सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है ट्रांजैक्शन का प्रूफ रहे और हमारा जो है टैक्स ना तो चोरी हो और हम बेहतर तरीके से जो है वो टैक्स को पे कर सके। तो आज के चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।